यार उम्र, तुम एफ.एस.सी करने के बाद किस कॉलेज में दाखिला लोगे? कॉलेज के लॉन में टहलते हुए असद ने अपने हम जमात उम्र से पूछा। असद, उम्र संजीदगी से बोला, मेरे अब्बू तो मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजना चाहते हैं, आला तालीम के लिए। मैंने भी यही सोचा है, हमारे मुल्क की पढ़ाई का कोई मेयार नहीं और फिर यहाँ रखा ही किया है। नहीं उम्र, ऐसा मत कहो, यहाँ भी अच्छे तालीमी इदारे हैं, आला पढ़ाई है। असद ने जवाब दिया, नहीं बाबा, तुम ही यहाँ पढ़ो, मुझे तो बाहर ही जाना है। उम्र कंधे उचक्का कर बोला और एक जानिब बढ़ गया। असद को उम्र के साथ पढ़ते 2 साल हो गए थे। उसे उम्र बड़ी अजीब तबीयत का और पुरस्कार सा नजर आया था। किसी हम जमात के साथ खल मिलकर न रहना, कॉलेज से बाहर तो वो अपने इन साथियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता था। वो एक दूसरे के घर जाने का या कहीं पकनक मनाने का प्रोग्राम बनाते तो उम्र कनी कतराता, दूसरे साथी से खुदसर और मगरूर समझते थे। लेकिन असद को लगता था कि कोई और ही बात है, जिस बना पर उम्र अलग थलग रहना पसंद करता है। वो खामोश और खोया खोया सा रहता है, उसकी आंखों में किसी महरूमी के साए लहराते रहते हैं। कोई अजब सा एहसास है जिसने इसे हिसार में ले रखा है। असद के दिल में इसके लिए हमदर्दी और खुलूस का जज्बा उमड़ा। आज असद और उम्र का कॉलेज में आखिरी दिन था। इसके बाद न जाने कौन कहाँ होगा, कुछ मालूम ना था। न जाने क्यों असद का जी चाहता था कि उसका उम्र के साथ दोस्ती का ऐसा खूबसूरत रिश्ता बन जाए जो कभी ना टूटे। उसने उम्र का हाथ थामा। उम्र, आज के बाद न जाने कब मिलना हो, मेरा जी चाह रहा है छुट्टी के बाद आज तुम मेरे घर चलो या मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। आज का दिन हम इकट्ठे गुजारते हैं, मिलकर कुछ खाते हैं, कोई खेल खेलते हैं। नहीं, उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। बस आज के बाद मेरा तुमसे ताल्लुक खत्म हुआ। वैसे भी मैंने जल्द अमेरिका चले जाना है। असद उसके रवैये से दिलबर्दाश्ता हुआ, लेकिन उम्र से ताल्लुक ख़त्म करने का जी नहीं चाहा। उसका दिल कह रहा था कि उम्र हरगज़ बदमज़ाज लड़का नहीं है, उसके रवैये के पीछे कोई और ही बात है। कॉलेज से छुट्टी हुई तो उम्र अपने घर वापस चला गया। असद के तजस्सुस ने इसे उम्र का पीछा करने पर मजबूर कर दिया। उम्र गरीब लोगों के एक मामूली से मोहल्ले में दाखिल हुआ और 2 गलियां मुड़कर छोटे से घर के अंदर चला गया। मकान के बाहर उसके वालिद का नाम लिखा हुआ था। अच्छा तो यह है उम्र का घर। असद ने खुद कलामी की, वो तो खुद को अमीर लड़का जाहिर करता है, दरअसल इसमें हसास कमतरी है जिसने कभी उसे क्लास के लड़कों में खुलने मिलने नहीं दिया। असद के ताया और दादा गांव में रहते थे, वैसे तो वो इन्हें साल में कई बार मिलने जाया करता था, लेकिन अगस्त या सितंबर में वो इन्हें जरूर मिलने जाता था। वो चाहता था कि उम्र को भी अपने साथ ले जाए। उसने उम्र के मोबाइल फोन पर इससे राब्ता किया। यार उम्र, कहाँ हो तुम? असद ने पूछा। मैं घर से दूर हूँ, तुम क्यों मुझे फोन कर रहे हो? पीछा छोड़ दो मेरा। ये कहकर उम्र ने फोन बंद कर दिया। असद भी यही चाहता था कि वो इसकी गैर मौजूदगी में इसके घर जाए। उसने मौका गनीमत जाना और इसके घर चला गया। इसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर निकला। असद बोला, मैं उम्र का हम जमात हूँ, वो तो घर पर नहीं है, मैं उसका बाप हूँ, मैंने आपसे बात करनी है, आओ अंदर आओ। असद अंदर गया तो उम्र वालिद उसे छोटे से कमरे में ले गए। एक चारपाई, 2 कुर्सियां और एक मेज रखी थी। बैठो बेटा, वो बोले। अच्छा हुआ तुम उस वक्त आए हो, वरना मैं भी तुम्हें घर ना मिलता। मैं कुछ देर बाद अपनी सब्जियों का ठेला लेकर बाहर निकलने ही वाला था। मैं गलियों में सब्जियां बेचता हूँ बेटा। मेहनत में अजमत है बाबा जी, लेकिन आप उम्र को कैसे पढ़ने के लिए गैर मुल्क भेज रहे हैं? आपके इतने वसाइल। नहीं बेटा, वो पढ़ने नहीं जा रहा बल्कि मेहनत मजदूरी करने जा रहा है। मैंने तो उसे बहुत रोका है, मैं जैसे तैसे मेहनत करके उसे पढ़ा लूंगा, लेकिन वो जिद कर रहा है कमाने बाहर जाएगा। वहाँ उसके मामू रहते हैं, वो भी वहाँ मजदूरी करते हैं, वो उसे बल्ला रहे हैं। लेकिन बेटा, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता, मैं आपके ख्याल की कदर करता हूँ बाबा जी। मुझे यकीन है कि उम्र अपना इरादा बदल देगा, लेकिन उसे मेरे ताया और दादा से मिलना होगा, मेरे साथ उनके गाँव जाना होगा। लेकिन अगर वो आप उसे समझाएंगे और आप ही मनाएंगे, लेकिन कैसे? मुसलमान सब भाई भाई होते हैं ना। हाँ बेटा, तो फिर मेरे ताया जान आप के भाई हुए क्यों नहीं? बेटा, 2 दिन बाद में गाँव जा रहा हूँ, आप उनको ये बताएंगे कि आप उसे इस गाँव में अपने रिश्ते के एक भाई से मिलवाने जा रहे हैं, जो उसे गैर मुल्क में मजदूरी के हवाले से कुछ मशवरा देंगे, और बस फिर 2 दिन बाद उम्र को लेकर गाँव आ जाएंगे। ले डरीस। असद ने कागज का टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ाया। बेटा, मुझे तो तुम्हारी बातों की ज्यादा समझ नहीं आ रही। गो के उम्र जब अपने हम जमात लड़कों का जिक्र करता है तो तुम्हारी ही तारीफ करता है। तो मुझ पर भरोसा रखें, आप भी वहाँ बहुत अच्छा तोहफा पाएंगे। और बराह मेहरबानी उम्र को बिल्कुल मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। उम्र के वालिद ने ऐसा को मीठी लस्सी पिलाई जो उसने बहुत शौक से पी और चला गया। उम्र अपने वालिद के इसरार पर उनके साथ गाँव आ गया था। वो बस से उतरे थे और गाँव जाने वाली कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। दरख्तों और खेतों को छूती हुई हुआ सरसराती हुई गुदगुदाती हुई आगे बढ़ती तो उम्र को यूं लगता जैसे वो सरगोशी कर रही हो, कुछ पैगाम दे रही हूँ। नीला आसमान भी उसे मुस्कुराता हुआ महसूस हो रहा था। वो नहीं जानता था कि वो कैसा रिश्तेदार है जिसे
से वो जिंदगी में पहली बार मिलने जा रहा है। उम्र के वालिद ने एक दो लोगों से रास्ता पूछा और इस मकान पर आ गए जहां इन्हें पहुंचना था। ये छोटा और सादा सा घर था जिसकी दीवारों पर बोगनवेली की बेलें चढ़ी हुई थीं। उन बेलों पर सुर्ख गुलाबी रंग के फूल सूरज की रोशनी में झिलमिला रहे थे। घर के सामने क्यारियां बनी थीं जिनमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन प्याज के पौधे लहरा रहे थे। ये दरमियाने दर्जे के बाजुक लोगों का घर मालूम होता था। उम्र के वालिद ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से असद निकला। उसे देखकर उम्र हक्का बक्का रह गया। तुम यहाँ? तुम जानते थे कि मैं यहाँ आऊँगा? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम जानना चाहते थे ना कि मैं कौन हूँ? देख लो मेरे अब्बू को, ये सब्जी फरोश है। तुम जैसे अमीरजादे को सब्जी फरोशी उनके बेटे से किया स्वीकार। बस अब खत्म करो मेरे साथ ताल्लुक। उम्र की आंखें जज्बात से भर आई। असद ने इसका हाथ पकड़ ली और बोला, मैं अमीरजादा जरूर हूँ लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। लेकिन तुम हमारे रिश्तेदार भी तो नहीं? उम्र ने पहले असद और फिर अपने वालिद को शिकवा भरी नजरों से देखा। असद बोला, रिश्ते सिर्फ खूनी ही तो नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं जिन्हें तुम सिर्फ उसी वक्त समझ पाओगे जब तुम मेरे ताया और दादाजी से मिलोगे। अंदर आओ। असद इन्हें एक कमरे में ले गया जहां हर तरफ लकड़ियां के तख्ते तरतीब से रखे थे। एक कोने में अधेड़ उम्र आदमी मशीन पर लकड़ियों के टुकड़े कर रहा था। इन्हें देखकर वो अपना काम छोड़कर उनकी तरफ आया। उम्र, ये मेरे ताया जान है, ये तरक खान है। तकरीबन हमारा सारा खानदान उन्हीं तरक खान है। मेहनत मजदूरी के हवाले से हम एक ही रिश्ता से बंधे हुए हैं। चलो अब तमी अपने दादाजी से मिलवाऊं। और अब वो दूसरी तरफ चल पड़े। उम्र को अपने सब्जी फरोश होने पर जो खिफ़त होती थी वो असद के ताया जान के मिलकर एकदम खत्म हो गई। अब वो एक छोटे और साफ सुथरे कमरे में दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही उम्र की नज़र सामने दीवार पर पड़ी। वहां फ्रेम में एक नौजवान फौजी की तस्वीर लगी हुई थी। उम्र की नजरें इस तस्वीर पर टक गई। तुम मेरी तस्वीर देख रहे हो? ये भी असद का दादा। कमरे के दूसरी जानिब से आवाज आई और एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए अपनी वहल चेयर को धकेलते आगे बढ़े। इन्होंने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। अस्सलामु अलैकुम। मैं खड़ा होकर इन्हें मिल सकूंगा क्योंकि मेरी एक टांग नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बड़ी गर्मजोशी से इन्हें मिले लेकिन उम्र की नजरें दोबारा इस तस्वीर पर टक गईं। मेरी ये तस्वीर 1965 हमजा के ज़माने की है जब मैं फ़ौज में था। कोई बड़ा फ़ौजी अफसर नहीं बल्कि फ़ौज का आम सिपाही था। सितंबर 65 की जंग में मैं अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारतीय दुश्मनों से लड़लिफ और बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए ये टांग खो दी। आपने टांग खोई नहीं बल्कि ये शहीद हुई। ये कहते हुए उम्र के वालिद की आंखें भर आईं। वो आगे भरे, उनका हाथ चूम लिया और फिर बोले, मेरे लिए ये बड़ी इज्जत की बात है कि मुझे आपसे मिलने का शरफ़ हासिल हुआ। उम्र ने भी दादा का हाथ चूमा और इन्होंने उम्र के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा। कुछ देर बाद ताया जान लस्सी और मिठाई ले आए। लस्सी पीकर उम्र के वालिद दादाजी के साथ मुखातब हुए, क्या आप हमें अपनी कहानी सुनाएंगे? हाँ ज़रूर, दादाजी बोले। असद भी इन्हीं दिनों यही कहानी और 65 की जंग की बातें सुनने मेरे पास आता है। असद हंस पड़ा, वही बातें जो मैं बचपन से सुन रहा हूँ लेकिन दिल भरता ही नहीं। दादाजी कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोले, जब पाकिस्तान बना मैं 7 साल का था। मेरे वालिद तरक खान थे। वो अमृतसर भारत की एक छोटी सी दुकान में लकड़ी का काम करते थे। इन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों को अपने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते सुना और देखा भी। एक बार मेरे वालिद को कायद आज़म की एक तकरीर सुनने का मौका मिला। इस तकरीर में कायद आज़म ने नौजवानों का हौसला बढ़ाया और फरमाया कि नौजवान आज़ादी के उसूल और फिर अपने वतन की तमीर व तरक्की में भरपूर हिस्सा लें। हम गीवर और खुदार कौम हैं। हम अपनी मंजिल पाकिस्तान हासिल कर रहे हैं। और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। हमारा ख़ानदान बहुत तकलीफ़ों और कुर्बानियों के बाद हिजरत करके इस गांव में आया जहां हमारे चंद रिश्तेदार रहते थे। ताहम अपना ख़ानदानी काम यानी लकड़ी की चीज़ें बनाने लगे। वाकई आपको अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में आकर बहुत मिला होगा। उम्र के अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, आज़ादी बहुत बड़ी मेहनत है। अगर हम अलग वतन हासिल ना करते तो अंग्रेज़ों के बाद हिंदुओं के ग़ुलाम बन जाते। मेरे वालिद मुझे समझाया करते थे कि हमने अल्लाह की इस नेमत की कदर करनी है, अपनी तरक्की की हिफाजत के लिए दिल व जान से काम करना है। अपने अब्बा की बातें सुनकर मुझे फ़ौजी बनने का शौक़ हुआ और जवान होकर मैं पाक फ़ौज में भर्ती हो गया। अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। उम्र के वालिद बोले, जी बेटा। मेरे वालिद बताते थे पाकिस्तान बन गया लेकिन हिंदुस्तान समझता था वो अपनी जारहाना ताकत से दोबारा पाकिस्तान को अपना हिस्सा बना लेगा। वो पाकिस्तान पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था जबकि हमारी बहादुर फौज मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाके मकबूजा कश्मीर को आवाज़ करवाने की कोशिश कर रही थी। भारत पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ के लोग समझते थे कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। भारतीय फौज ने 6 सितंबर 1965 में रात के अंधेरे में हमारे मुल्क पर हमला कर दिया था। वो लाहौर पर कब्जा करने के लिए BRB नहर तक पहुंच चुके थे लेकिन मेजर राजा अजीज भट्टी उनकी फौज पर पसपा होने पर मजबूर कर दिया और खुद वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। दादाजी, किया आप हमें मेजर अजीज भट्टी शहीद की कहानी तफसील से सुनाएंगे?
हाँ दादाजी बोले, कुछ देर बाद हमने खाना खाएंगे, इसके बाद सुनाऊंगा, और अगर तुम मुझे असद की तरह मिलने के लिए आते रहोगे तो इनके अलावा दूसरे अजीम शहीद फौज की बातें भी बताऊंगा। मैं ज़रूर आता रहूंगा। दादाजी उम्र खुश होकर बोला, हाँ। तो पाक फौज ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तन मनवाने की ठान ली थी। 17 दिन तक जंग जारी रही और आखिर तक पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। मैं बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, मेरे करीब बम फटा और मेरी टांग मुझसे जुदा हो गई। अफसोस, उम्र अफसरदा हो गया। अफसोस इस बात का ज़रूर था कि मैं मज़ीद मुल्क की खातिर ना लड़ सका, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र गुजार भी हवा कि इसने वतन की राह में कुर्बानी कबूल कर ली। मुझे मुहाज से वापस आना पड़ा और मैं घर में वहल चेयर पर बैठ गया, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। मैं गाँव में बच्चों को पढ़ाने लगा। आज वो बच्चे बड़े होकर मुख्तलिफ शुबों में वतन की खिदमत कर रहे हैं। कई बच्चे फौजी भी बने हैं। और आपके बच्चे? उम्र के अब्बू ने पूछा। मेरे दो बेटे हैं, इसद के याया जान और इसके अब्बू जान। इसके ताया जान ने ख़ानदानी पेशा अपनाने का फ़ैसला किया और इसके अब्बू जान ने पढ़ाई में सख्त मेहनत की। उन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाई और एक दिन तालीम मुकम्मल करके आला अफसर बन गए। दियानतदारी और लगन से अपना काम करने लगे। उम्र बड़ी अकीदत से दादाजी को देख रहा था। वो इसका कंधा थपथपा कर बोले, वतन के मेहनत और सरफरोशी की ये दास्तान ख़त्म नहीं हुई, ये सफ़र जारी रहेगा। क्योंकि दादाजी ने अपनी बात अधूरी छोड़कर असद को प्यार भरी नज़रों से देखा। असद फ़ख्र से बोला, क्योंकि अब मैं फ़ौजी बनूंगा। उम्र सीना तान कर कहने लगा, तुमने तो मुझे एक नया रोशन रास्ता दिखाया है। दादाजी की बातें सुनकर मेरे अंदर भी वतन की मिट्टी से मोहब्बत करने का जज्बा भर गया है। मुझे गैर मुल्कों में मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है। मैं भी फ़ौजी बनूंगा, अपने वतन की खिदमत करूंगा और उसकी हिफाजत करूंगा और उसकी हिफाजत को अपनी ज़िंदगी समझूंगा। उम्र के अब्बू ने मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा और इनकी आंखें जगमगाने लगीं। असद ने उम्र को अपने गले से लगा लिया।